हेलो फ्रेंड्स, लास्ट लेक्चर में हमने आर्मेचर वाइंडिंग के कुछ पॉइंट कवर किए थे। आज पहले उनको समराइज करेंगे और फिर आगे से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट था अपना पोल पिच, कि पोल पिच क्या होती है। तो निकटवर्ती पोल्स के बीच की दूरी, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, दो पोल हैं निकटवर्ती विपरीत पोल, जैसे एक एन पोल हो गया, एक एस पोल हो गया। तो एन पोल के पास वाले एस पोल के दोनों के सेंटर पॉइंट के बीच की दूरी को पोल पिच कहते हैं। लेकिन पोल पिच को दो टर्म्स में बताया जाता है, एक तो है नंबर ऑफ स्लॉट्स की टर्म्स में और एक आता है एंगल की टर्म में। नंबर ऑफ स्लॉट्स की टर्म्स में निकालने के लिए, जैसे अपने को टोटल स्लॉट्स दे दी कुछ 24 और पोल दे दिए 4 कि 4 पोल हैं और टोटल स्लॉट्स 24 हैं, तो अपने को निकालना है कि एक पोल के अंडर कितनी स्लॉट्स आएंगी, मतलब एक पोल के हिस्से में कितनी स्लॉट आने वाली हैं। ठीक है, तो देखो 24 टोटल स्लॉट है, पोल 4 है, तो एक पोल के अंडर में 6 स्लॉट आने वाली है, तो 6 स्लॉट अपनी पोल पिच हो गई। तो ये तो सेकंड पॉइंट को बताने का तरीका हो गया, पोल पिच को 6 स्लॉट बता देंगे अपन। ओके, इस केस में थर्ड है एंगल के अंदर, कि पोल पिच का एंगल क्या होता है। तो पोल पिच का एंगल हमेशा, चाहे कोई भी मशीन हो, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ही होता है। पोल पिच इज इक्वल्स टू 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। अब ये इलेक्ट्रिकल एंगल है। देखो, इलेक्ट्रिकल एंगल और मैकेनिकल एंगल में रिलेशन मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, थीटा इलेक्ट्रिकल इज इक्वल्स टू P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल। यहाँ पर P क्या है, नंबर ऑफ पोल्स है। ओके, तो ये तो थी पोल पिच। सेकंड पॉइंट अपन ने देखा था कोइल पिच या कोइल स्पान, कि कोइल का फैलाव कितना है। ओके, यदि ये कोइल का स्पान, कोइल का फैलाव पोल पिच के बराबर रहता है, अर्थात 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल रहता है, तो उसको तो अपन बोल देते हैं फुल पिच कोइल। और यदि कोइल का स्पान या कोइल का फैलाव लेस देन 180 डिग्री अर्थात लेस देन पोल पिच रह जाता है, तो उसको बोल देते हैं शॉर्ट पिच कोइल। यहाँ सारे इलेक्ट्रिकल एंगल है, 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल। ओके, तो एक कोइल के कोइल साइड्स के बीच की दूरी को अपन कोइल स्पान या कोइल पिच कहते हैं। यदि कोइल पिच बराबर है पोल पिच या 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के, तो उसको अपन कहेंगे फुल पिच कोइल। यदि कोइल पिच लेस देन है पोल पिच के या 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल के, तो उसको कह देते हैं शॉर्ट पिच कोइल। ओके, अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, ये जो बार बार पूछा जाता है सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर्स में, कि शॉर्ट पिच कोइल के एडवांटेज क्या हैं और डिसएडवांटेज क्या हैं। ठीक है, तो ये जो इसके एडवांटेज हैं वो फुल पिच कोइल के डिसएडवांटेज हो जाएंगे। ठीक है, और जो इसके डिसएडवांटेज हैं वो फुल पिच कोइल के एडवांटेज हो जाएंगे। तो अपन एक को पढ़ लेते हैं, एडवांटेज ऑफ शॉर्ट पिच कोइल। तो मैंने लास्ट लेक्चर में कुछ थोड़ा बहुत डिस्कस किया था और उसके मैं नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ। ओवरहैंग कम होने से ताम्र की बचत कम होती है। मैंने ओवरहैंग के बारे में बताया था लास्ट लेक्चर में, कि ओवरहैंग क्या होता है, कि जो कंडक्टर है, एक्टिव पोर्शन है कंडक्टर का, जैसे ये देखो मैंने टर्न बनाया, ठीक है, ये दोनों एक्टिव पोर्शन है, एक और ये दो। या कोइल की बात करें तो कोइल साइड फर्स्ट है, ये कोइल साइड सेकंड है, ये वो पोर्शन है जहाँ ईएमएफ इंड्यूस होता है। अब इन दोनों को पैक में जो जोड़ा जाएगा, ये अपन ने कनेक्ट कर दिया दोनों कंडक्टर को, तो ये क्या कहलाते हैं, ओवरहैंग, ओवरहैंग या एंड कनेक्शन। दिस इज कॉल्ड ओवरहैंग या एंड कनेक्शन। ठीक है, इसी तरीके से फ्रंट में, तो ये तो बैक पोर्शन था जहाँ पर मोटर का फैन लगता है, कूलिंग वाला फैन। ये आगे वाला पोर्शन है मोटर का, जहाँ पर मोटर पे पुली लगती है। ठीक है, वो वाला पोर्शन है। और ये दो टर्मिनल बाहर निकाल दी, ये अपनी एक कोइल है, तो ये फ्रंट पोर्शन है, तो ये फ्रंट वाला है। ठीक है, तो इनको क्या कहते हैं, ओवरहैंग कहते हैं। अब यदि वाइंडिंग को अपन 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल ना रख के थोड़ा कम रखें, जैसे इतना रखें, तो अब ये ओवरहैंग का जो पोर्शन है ये कम हो जाएगा। देखो, पहले इतना था, अब ये इतना सा बचा है, तो ओवरहैंग कम हो गया, तो कॉपर का यूज कॉपर है वो कम हो गया, कॉपर का वेट कम हो गया, तो बचत होगी अपने, है ना, इकोनॉमिकल हो गया अपने लिए। दूसरा, जब कॉपर कम यूज होगा तो वायर जब छोटा होगा तो उसके अंदर लॉसेज भी कम होंगे, तो कॉपर लॉस कम हो गए। ठीक है, तो सेकंड पॉइंट हो गया कॉपर लॉस कम हो गए। थर्ड पॉइंट है कि ईएमएफ में उत्पन्न होने वाले हार्मोनिक्स कम कर सकते हैं या बिल्कुल समाप्त किया जा सकता है ना। ये जब ईएमएफ की वेवफॉर्म इंड्यूस होती है तो प्योर साइनोसोडल नहीं होती है, वो ट्रेपेजोइडल, है ना, टाइप की होती है नॉर्मली, और उसके अंदर कुछ हार्मोनिक्स आ जाते हैं, जैसे थर्ड हार्मोनिक्स आ गया, फिफ्थ हार्मोनिक्स आ गया, और वो हार्मोनिक्स अपने लिए हार्मफुल होते हैं। थर्ड हार्मोनिक्स का मतलब होता है फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी से 3 गुनी फ्रिक्वेंसी का हार्मोनिक्स। जैसे फंडामेंटल फ्रिक्वेंसी अपनी क्या 50 हर्ट्ज है, उससे 3 गुनी फ्रिक्वेंसी में 150 हर्ट्ज का हार्मोनिक्स आ गया उसके अंदर। फिफ्थ हार्मोनिक्स का मतलब 50 × 5 कर दो, 250 हर्ट्ज का उसके अंदर हार्मोनिक्स आ गया। ओके, फिफ्थ हार्मोनिक्स बोलेंगे। वो हार्मोनिक्स हार्मफुल होते हैं, उनको रिमूव करना जरूरी होता है, तो वो शॉर्ट पिच के अंदर ही
उसका ऑप्शन है कि अपन शॉर्ट पिच के अंदर शॉर्ट कितने एंगल से कर रहे हैं, उसके हिसाब से कौन सा हार्मोनिक्स अपन रिमूव कर सकते हैं, तो वो अपने पास में ऑप्शन होता है। लेकिन फुल पिच वाइंडिंग में इस तरीके का अपने पास कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये शॉर्ट पिच वाइंडिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट एडवांटेज है कि ईएमएफ के अंदर उत्पन्न होने वाले हार्मोनिक्स को कम किया जा सकता है, या कहें कुछ हार्मोनिक्स को रिमूव भी कर सकते हैं। ओके, फोर्थ है कोइल्स की स्लॉट में यांत्रिक पकड़ अच्छी होती है। ठीक है, तो पास में होगी वाइंडिंग, ओवरहैंग की पोर्शन कम होगा, ओवरहैंग छोटा हो जाएगा, तो मजबूती आएगी वाइंडिंग के अंदर, वाइंडिंग अपनी यांत्रिक मैकेनिकली स्ट्रॉन्ग होगी। ओके, डिसएडवांटेज क्या है? इसका मेन डिसएडवांटेज एक ही है कि जो ईएमएफ उत्पन्न होता है फुल पिच वाइंडिंग में जितना होगा उससे कम होता है। जैसे ये दो कंडक्टर हैं, ठीक है, इनके अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा, कंडक्टर नहीं कहें, ये कोइल की दो साइड है, इनको ये ओवरहैंग से कनेक्ट कर दिया। ठीक है, यदि इसके अंदर ई इंड्यूस होता है ईएमएफ, इसके अंदर भी ई होता है, तो फुल पिच वाइंडिंग में तो ये हो जाता है 2E, और यदि ये शॉर्ट पिच वाइंडिंग है तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग में हो जाएगा 2E कोस अल्फा बाई 2, या अल्फा बाई 2 क्या है? शॉर्ट पिच एंगल है। अर्थात ये फैक्टर है जिसकी वैल्यू हमेशा 1 से कम ही होगी। 1 से कम किसी संख्या से 2E को गुणा करेंगे तो ये जो रिजल्टेंट निकल के आएगा ये 2E से कुछ कम आएगा, ये 2E से कुछ कम आएगा। अर्थात जो एक कोइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुआ फुल पिच वाइंडिंग में तो 2E रहता है, जबकि शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगी तो ये 2E से कुछ कम रहता है। तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है। अब एक फैक्टर है स्लॉट्स पर पोल पर फेज। अर्थात मान लो 4 पोल की मशीन है, 3 फेज है और उसमें 24 स्लॉट्स हैं। पूछा क्या है? स्लॉट्स पर पोल पर फेज। ओके, तो सबसे पहले निकालो कि एक पोल के, पहले इतना करो, स्लॉट्स पर पोल निकालो, एक पोल के पास कितने स्लॉट्स हैं, पहले इसको सोल्व करो। तो मान लो 24 स्लॉट्स हैं जैसे क्वेश्चन में अपने को दिया है, पोल कितने हैं? 4 है, तो एक पोल के पास में 6 स्लॉट आ गए, यहाँ तक का तो हो गया। नेक्स्ट है पर फेज। अब एक पोल के पास में जो 6 स्लॉट आए हैं, इन 6 स्लॉटों को 3 फेज में डिवाइड करो। फेज कितने अपने पास? 3 फेज हैं, तो एक फेज के पास कितने स्लॉट आ रहे हैं एक पोल के अंदर? जैसे ये एक पोल है, ठीक, इसके पास 6 स्लॉट आए, 1 2 3, 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, ये देखो 1 है, 2 3 4 5 और 6, ये 6 स्लॉट आ गए। ठीक है, अब ये 6 स्लॉट आ गए, फेज कितने? 3 है, तो एक फेज के हिस्से कितने स्लॉट आने वाले हैं? तो 6/3 करेंगे तो 2 स्लॉट मिलेंगे एक फेज को। देखो ये वाला स्लॉट और ये वाला स्लॉट मैंने आर फेज को दे दिया, जैसे ये वाला स्लॉट मैंने वाई फेज को दे दिया, ये वाला स्लॉट और ये वाला स्लॉट मैंने बी फेज को दे दिया। अर्थात हर फेज के पास कितने स्लॉट आए? 2 स्लॉट आए, आर वाई और इन दोनों के पास बी। इस फैक्टर को बोलते हैं क्यू, कि एक पोल के पास में एक फेज के लिए कितने स्लॉट हैं? तो कितने स्लॉट हैं? 2 स्लॉट हैं। ठीक है, तो यहाँ पी को, पोल को तो पी से लिखते हैं, नंबर ऑफ फेज को अपन एम से लिख देते हैं, नंबर ऑफ स्लॉट्स को एस से लिख देते हैं। तो यहाँ पोल 4 है, फेज 3 है और स्लॉट्स 24 है। तो फॉर्मूला क्या है? Q = S/MP, नंबर ऑफ स्लॉट्स डिवाइड बाई नंबर ऑफ फेज इंटू नंबर ऑफ पोल्स। तो 24 डिवाइड बाई 3 × 4 करेंगे तो 2 आ गया। तो ये फॉर्मूला ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, आप सिंपल सोचो कि Q क्या है? एक स्लॉट के अंदर एक पोल के पास में एक फेज के हिस्से आने वाले पोल। तो सबसे पहले तो जो टोटल स्लॉट्स हैं तो उनमें से ये निकालो कि एक पोल के पास में कितने स्लॉट आएंगे। तो ये जैसे 24 स्लॉट्स हैं, 4 पोल हैं, तो एक पोल के पास में 6 स्लॉट आ गए। यहाँ तक तो पहले कर लिया। अब इन 6 स्लॉटों में से एक फेज के हिस्से कितने स्लॉट आएंगे? तो 3 फेज है, तो एक फेज के हिस्से 2 स्लॉट आए, तो डायरेक्ट आंसर बता दो 2। तो ऐसे सोचेंगे तो अपने को फॉर्मूला याद नहीं करना पड़ेगा। ओके, तो ये तो फैक्टर था क्यू। इस फैक्टर को क्यू से बोलते हैं, स्लॉट्स पर पोल पर फेज को क्यू से लिखते हैं। अब 2 टाइप की वाइंडिंग होती है, इंटीजर एंड फ्रैक्शनल वाइंडिंग। ठीक है ना, इस हिसाब से भी वाइंडिंग को डिवाइड किया गया है कि इंटीजर वाइंडिंग है या फ्रैक्शनल वाइंडिंग है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंटीजर एंड फ्रैक्शनल वाइंडिंग में क्या डिफरेंस है, तो ये क्यू से ही डिफरेंस है। तो आप पहले जो क्वेश्चन दिया है उससे क्यू निकाल लो। यदि वो क्यू एक पूर्णांक है, इंटीजर नंबर अर्थात पूर्णात्मक संख्या है, 1 2 3 4 जो भी है, वो क्या है? इंटीजर नंबर कहलाएंगे। और क्यू यदि इंटीजर है तो वो वाइंडिंग कहलाएगी इंटीग्रल वाइंडिंग। क्या कहलाएगी? इंटीग्रल वाइंडिंग। यदि क्यू फ्रैक्शनल निकल के आता है तो वाइंडिंग कहलाएगी
फ्रैक्शनल वाइंडिंग। ठीक है, अब यदि इंटीग्रल वाइंडिंग है तो उसको आप सिंगल लेयर में बना सकते हो, डबल लेयर में बना सकते हो। लेकिन यदि फ्रैक्शनल वाइंडिंग है तो फ्रैक्शनल वाइंडिंग को अपन केवल और केवल डबल लेयर वाइंडिंग में बना सकते हैं, और ये शॉर्ट पिच वाइंडिंग ही होती है। नॉर्मली इसको शॉर्ट पिच वाइंडिंग में बनाया जाता है। ठीक है, तो ये फ्रैक्शनल वाइंडिंग की लिमिटेशन होगी कि ये डबल लेयर में ही बन पाएगी, सिंगल लेयर में नहीं बन पाएगी, और ये वाइंडिंग शॉर्ट पिच ही होती है, फुल पिच वाइंडिंग नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। फ्रैक्शनल का नंबर का मतलब होता है भिन्नात्मक संख्या, जैसे 2/3, 7/9, इस तरीके की जो संख्याएं आएंगी उनको बोलते हैं भिन्नात्मक। तो क्यों निकाल लो, क्यों निकालने से पता चल जाएगा कि वाइंडिंग इंटीग्रल बनने वाली है या फिर फ्रैक्शनल बनने वाली है। जैसे मैं एग्जांपल बता दूं आपको, वही सेम एग्जांपल लिया, 3 फेज 4 पोल 24 स्लॉट्स की एक मशीन है। ठीक है, तो उसमें क्यू की वैल्यू निकालो। क्यू क्या होता है? स्लॉट्स पर पोल पर फेज। पहले स्लॉट्स पर पोल निकालो, तो 24 स्लॉट्स हैं, पोल 4 हैं, तो एक स्लॉट के हिस्से आए 6 पोल। ठीक है, पर फेज निकालो, अर्थात एक स्लॉट के पास, एक पोल के पास में एक फेज के हिस्से कितने स्लॉट आने वाले हैं? तो 6 में 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ गया? 2। तो 2 स्लॉट्स आ गए। या डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, S/MP। तो S कितने हैं? 24। M क्या है? नंबर ऑफ पोल्स 3, और नंबर ऑफ फेज, और नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं? P को नंबर ऑफ पोल्स बोलते हैं 4। तो काट दो, 4 6 की 24, 3 2 6, आंसर कितना आया? 2। तो वही मैंने लिखा है यहाँ पर 2। ये कैसा नंबर है? इंटीग्रल नंबर है। अर्थात वाइंडिंग कैसी हो जाएगी? इंटीजर वाइंडिंग या इंटीग्रल वाइंडिंग हो जाएगी, पूर्णात्मक वाइंडिंग हो जाएगी। ओके, तो क्यू को देखो और वाइंडिंग बता दो कि किस टाइप की वाइंडिंग। सेकंड एग्जांपल देखिए आप, 3 फेज 4 पोल 30 स्लॉट्स की मशीन है। तो बताओ ये इसमें वाइंडिंग जो होगी वो इंटीग्रल वाइंडिंग होगी या फ्रैक्शनल वाइंडिंग होगी? तो देखो क्यू की वैल्यू निकालो। क्यू इजकल्स टू क्या हो गया? S/M × P। तो S की वैल्यू कितनी है? नंबर ऑफ स्लॉट्स 30। M क्या है? नंबर ऑफ फेज, नंबर ऑफ फेज है 3। P क्या है? नंबर ऑफ पोल्स, नंबर ऑफ पोल कितने? 4। ठीक है, 3 ढाई 30, 2 दूनी 4, और नहीं 2 पंजू 10, और 2 दूनी 4, 5/2 कितना आ गया? 5/2। ये कैसी संख्या है? भिन्नात्मक संख्या है, ये फ्रैक्शनल नंबर का, ये फ्रैक्शनल नंबर है, तो ये वाइंडिंग कहलाएगी फ्रैक्शनल वाइंडिंग। अब आपसे क्वेश्चन पूछा था फ्रैक्शनल वाइंडिंग के एडवांटेज क्या हैं? तो देखो, फ्रैक्शनल वाइंडिंग हमेशा शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगी। कैसी होगी? ये फुल पिच वाइंडिंग नहीं बनाई जाती, ये हमेशा कैसे रहेगी? शॉर्ट पिच। तो जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग के एडवांटेज हैं वो सारे के सारे एडवांटेज फ्रैक्शनल वाइंडिंग के अंदर हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा, ये लो स्पीड की मशीन्स में काम आती है। क्यों आती है? जब नंबर ऑफ पोल्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो एक पोल के हिस्से बहुत कम स्लॉट आते हैं, और उन स्लॉटों को फेज में डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शनल नंबर निकल के आता है। ठीक है ना। जब पोल ज़्यादा होंगे, जब स्पीड कम चाहिए तो पोल क्या होंगे? ज़्यादा होंगे। जब ज़्यादा पोल होंगे तो एक पोल के हिस्से कम स्लॉट आएंगी, और उस एक पोल के हिस्से जो स्लॉट आए उनको भी फेज में डिवाइड करेंगे, तो नंबर है जो नॉर्मली कैसा निकल के आएगा? फ्रैक्शनल नंबर निकल के आएगा। अर्थात इस टाइप की वाइंडिंग को अपन लो स्पीड वाली मशीन्स में यूज करते हैं। तो ये इसका एक एडवांटेज होगा, लो स्पीड मशीन में यूज की जाती है। सेकेंड पॉइंट देखिए, फ्रैक्शनल वाइंडिंग जो होती है उसका कोइल स्पान लेस देन 180 डिग्री होता है। लेस देन 180 डिग्री होने का मतलब पोल पिच से कम होता है, और पोल पिच से कम होने का मतलब कोइल कैसी होगी? शॉर्ट पिच कोइल होगी। तो ये पहले ही बता दिया था कि फ्रैक्शनल वाइंडिंग शॉर्ट पिच टाइप की होगी। ठीक है, तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग के एडवांटेज क्या थे? हार्मोनिक्स को अपन रिमूव कर सकते हैं, जो EMF की वेव फॉर्म आएगी उसमें हार्मोनिक्स आते हैं, उनको रिमूव किया जा सकता है। तो ये इसका भी एडवांटेज हो गया, फ्रैक्शनल का भी एडवांटेज हो गया, शॉर्ट पिच का एडवांटेज, इसके भी एडवांटेज हो जाएंगे। साइज ऑफ ओवरहैंग कम होगी, साइज ऑफ ओवरहैंग कम होगी तो यूज ऑफ कॉपर कम हो जाएगा, तो इकोनॉमिकल हो जाएगी, कॉपर लॉस भी कम हो जाएंगे। ठीक है, लीकेज रिएक्टेंस भी कम हो जाएगा क्योंकि ओवरहैंग कम हो गया। EMF की वेव फॉर्म्स बेटर साइनोसॉइडल प्राप्त होगी। बेटर साइनोसॉइडल प्राप्त क्यों होगी? क्योंकि अपन ने हार्मोनिक्स को क्या कर दिया है? रिमूव कर दिया है, तो साइनोसॉइडल आएगी। अदरवाइज देखो ऐसी आती है, यदि जब तक हार्मोनिक्स रहते हैं तो इस तरीके की कुछ बन निकल के आती है नॉर्मली, लेकिन जैसे हार्मोनिक्स को अपन रिमूव करेंगे तो ये वेव फॉर्म कुछ ऐसे साइनोसॉइडल टाइप की हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके की वेव फॉर्म प्राप्त करने के लिए शॉर्ट पिच वाइंडिंग यूज करना ज़्यादा अच्छा रहता है, उससे हार्मोनिक्स रिमूव हो जाएंगे और वेव फॉर्म साइनोसॉइडल निकल के आती है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है? तो एक डिसएडवांटेज तो डायरेक्ट लिख सकते हैं, जो शॉर्ट पिच वाइंडिंग का है वही अपने फ्रैक्शनल वाइंडिंग का हो जाएगा। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग में क्या होता है? EMF कम
आता है निकल के। तो इंटीग्रल वाइंडिंग फुल पिच वाइंडिंग टाइप बनाई जा सकती है। तो इंटीग्रल वाइंडिंग के रेस्पेक्ट में कम ईएमएफ मिलेगा फ्रैक्शनल वाइंडिंग के अंदर। तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या है, यह वाइंडिंग केवल डबल लेयर वाइंडिंग में ही पॉसिबल है, सिंगल लेयर वाइंडिंग में ये पॉसिबल नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले अपन ने देखा था कि जो वो पढ़ रहे थे फ्रैक्शनल वाइंडिंग, उसके अंदर मैंने बताया भी था कि ये, अभी फ्रैक्शनल वाइंडिंग का मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये वाइंडिंग सिर्फ डबल लेयर वाइंडिंग में पॉसिबल है, सिंगल लेयर वाइंडिंग में पॉसिबल नहीं है। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि फ्रैक्शनल वाइंडिंग जब करेंगे तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग ही करनी पड़ेगी, फुल पिच वाइंडिंग नहीं हो पाती है। ओके, सिंगल लेयर और डबल लेयर देख लेते हैं। बार बार शब्द आ रहा था कि सिंगल लेयर में यूज कर पाएंगे, डबल लेयर में। तो होती क्या है सिंगल लेयर और डबल लेयर? ये देखो एक स्लॉट है, ठीक है। इस स्लॉट के अंदर दो लेयर बना देते हैं। दो लेयर का मतलब एक कंडक्टर को नीचे और एक कंडक्टर को ऊपर। जैसे मकान की जो लेयर हो गई ना, लेयर का मतलब ऊपर नीचे का ही बोलते हैं लेयर। तो ये दो लेयर होगी, इसको बॉटम लेयर बोल देते हैं, इसको टॉप लेयर बोल देते हैं। दो लेयर होगी तो ये डबल लेयर वाइंडिंग होगी। ये देखो नीचे ये एक ही लेयर है तो इसको सिंगल लेयर वाइंडिंग कहेंगे, ठीक है ना। तो ये देखो ध्यान से, तो यहाँ पर एक को स्लॉट के अंदर दो कोइल साइड आ गई, एक ये कोइल साइड आ गई और एक ये कोइल साइड। ये कोइल की साइड है, इसमें बहुत सारे कंडक्टर हो सकते हैं, एक कंडक्टर ना समझे, बहुत सारे कंडक्टर हो सकते हैं। ओके, ठीक है। ये देखो ये स्लॉट, इसके अंदर भी दो ही लेयर है, टॉप लेयर और बॉटम लेयर। तो लेयर तो इसको डबल लेयर ही कहेंगे, लेकिन एक स्लॉट के अंदर 4 कोइल साइड है, 1 2 3 और 4 कोइल साइड ले ली, लेकिन इसको बोलेंगे अपन डबल लेयर ही। लेकिन यदि आपको डायरेक्ट बताया ना जाए कि 4 कोइल साइड हैं एक स्लॉट के अंदर, तब तक आपको यही कंसीडर करना है कि एक स्लॉट के अंदर 2 कोइल साइड है। ये आपको मान के चलना है डबल लेयर को आपको कहा जाए तो। सिंगल लेयर के अंदर जैसे एक ही कोइल साइड होगी एक स्लॉट के अंदर, ठीक है ना। तो 1 कोइल साइड इन ईच स्लॉट, तो उसको बोल देंगे अपन सिंगल लेयर। डबल लेयर नहीं हुई तो ये सिंगल लेयर होगी। देखो जैसे सिंगल लेयर वाइंडिंग की बात करें तो नंबर ऑफ कोइल साइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ स्लॉट्स। मतलब हर स्लॉट के अंदर एक कोइल साइड है। तो मान लो 24 स्लॉट्स हैं तो कितनी कोइल साइड हुई? 24 कोइल साइड हुई। और एक कोइल बनाने के लिए कितनी कोइल साइड चाहिए? 2 कोइल साइड चाहिए, ठीक है। तो बताओ कितनी कोइल बनेगी? देखो ऐसे देखो, स्लॉट्स कितने हैं? 24 स्लॉट्स में कितने कोइल साइड आएंगे? 24 कोइल साइड आ गए, ठीक है। 24 कोइल साइड क्लियर। 2 कोइल साइड से 2 कोइल साइड मिलती हैं तो एक कोइल बनती है। देखो ऐसे, ये एक कोइल साइड होगी, ये एक कोइल की साइड होगी, इन दोनों को मिला के एक कोइल बना दी। तो 2 कोइल साइड चाहिए एक कोइल के लिए। तो बताओ 24 कोइल साइड में कितनी कोइल बनेंगी? तो 24 डिवाइड बाई 2 अर्थात 12 कोइल बनेंगी। तो डायरेक्ट कह सकते हैं कि जितनी स्लॉट हैं उनसे आधी कोइल होंगी यदि अपन सिंगल लेयर वाइंडिंग करेंगे तो सिंगल लेयर वाइंडिंग के अंदर कोइल को अपन C से लिखते हैं, नंबर ऑफ स्लॉट को S से लिखते हैं। तो नंबर ऑफ कोइल्स कितनी होंगी? S/2 इन सिंगल लेयर। और इन डबल लेयर के अंदर जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे उतनी नंबर ऑफ कोइल होंगी। क्यों? देखो एक स्लॉट के अंदर 2 कोइल साइड है, एक स्लॉट के अंदर 2 कोइल साइड है। टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स कितनी है? 24 है। तो एक के अंदर 2 तो 24 में 24 इंटू 2 तो कितनी होगी? 48, ठीक है। 48 कोइल साइड, ठीक है, कोइल साइड होगी 24 कोइल साइड। अब बताओ एक कोइल के अंदर कितनी कोइल साइड चाहिए? 2 कोइल साइड चाहिए। तो 48 कोइल साइड के अंदर कितनी कोइल होंगी? 48 डिवाइड बाई 2 तो 2 दूनी 4 2 चौका 8, 24 कोइल। तो क्या देखा हमने? 24 ही स्लॉट है, 24 ही कोइल निकल के आई। अर्थात जितने नंबर ऑफ स्लॉट्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ कोइल मिलेगी यदि डबल लेयर वाइंडिंग की है तो। अब इसको करने का तरीका क्या है? देखो जैसे ये कोइल साइड है जिसको मैंने ब्लू पेन से बनाया है, ये वाली। तो यहाँ ये टॉप में है तो दूसरी साइड में निकलेगी जहाँ 180 डिग्री बाद में, इसको A' बोल दें, तो ये बॉटम में निकलेगी यहाँ पर, ठीक है। दूसरी स्लॉट के बॉटम में रहेगी। जो यहाँ बॉटम में है, जैसे इसको B' बोल दिया, तो यहाँ ये टॉप में रहेगी। तो मतलब अपोजिट, ऊपर वाली को नीचे, नीचे वाली को ऊपर, ताकि लेंथ हर कोइल की बराबर निकल के आए। तो उसको बोल देंगे, ये है डबल लेयर वाइंडिंग करने का तरीका। बस फॉर्मूला ये दोनों याद रखने हैं। नंबर ऑफ कोइल्स इन सिंगल लेयर क्या होगी? स्लॉट्स की आधी। 24 स्लॉट्स हैं तो 12 निकल के आएंगी कोइल। और यदि डबल लेयर वाइंडिंग है तो जितनी स्लॉट है उतनी ही कोइल होंगी। तो स्लॉट्स कितने? 24
तो कोईल भी कितनी होगी 24। ठीक है, तो ये हो गया अपना सिंगल लेयर एंड डबल लेयर वाइंडिंग। देखिए अभी तक अपन ने इन 4 क्वेश्चनों पर डिस्कशन किया है कि पोल पिच क्या होती है और कोईल पिच क्या होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। सेकंड क्वेश्चन है फुल पिच वाइंडिंग एंड शॉर्ट पिच वाइंडिंग क्या होती है। फुल पिच वाइंडिंग का कोईल स्पान 180 डिग्री होता है अर्थात पोल पिच के बराबर होता है, और शॉर्ट पिच वाइंडिंग का कोईल स्पान लेस देन 180 डिग्री होता है अर्थात पोल पिच से कम होता है। थर्ड पॉइंट था सिंगल लेयर वाइंडिंग एंड डबल लेयर वाइंडिंग क्या होती है। एक स्लॉट के अंदर यदि एक ही कोईल साइड है तो वो सिंगल लेयर वाइंडिंग होगी अर्थात लेयर एक ही है तो सिंगल लेयर, और लेयर यदि 2 हो गई तो वो होगी डबल लेयर। इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी आपसे पूछे जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है फ्रैक्शनल एंड इंटीग्रल वाइंडिंग क्या होती है। तो फ्रैक्शनल वाइंडिंग के अंदर जो क्यू है अर्थात स्लॉट्स पर पोल पर फेज, एक पोल के अंदर एक फेज को, जैसे 3 फेज होते हैं ना आर वाई और बी, एक पोल के अंदर आर फेज को कितनी स्लॉट मिल रही है अर्थात किसी एक फेज को कितनी स्लॉट मिल रही है उसको बोलते हैं स्लॉट्स पर पोल पर फेज, और क्यू से लिखते हैं। ठीक है, यदि ये क्यू फ्रैक्शनल नंबर निकल के आए, फ्रैक्शनल नंबर का जैसे 2/5 निकल के आया तो इसको फ्रैक्शनल नंबर बोलते हैं अर्थात भिन्नात्मक संख्या निकल के आए तो उस वाइंडिंग को तो बोलते हैं अपन फ्रैक्शनल वाइंडिंग। ठीक है, और यदि ये जो Q है ये पूर्णात्मक संख्या अर्थात इंटीजर निकल के आता है, जैसे 2 निकल के आया, 3, 4, 5 जो भी निकल के आए तो उसको बोलते हैं इंटीग्रल वाइंडिंग। ठीक है, इनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पूछते हैं। एडवांटेज याद रखने का तरीका ये है कि फ्रैक्शनल वाइंडिंग जो होती है वो शॉर्ट पिच वाइंडिंग होगी, इसको हमेशा शॉर्ट पिच वाइंडिंग की जाती है। तो शॉर्ट पिच वाइंडिंग के जो भी एडवांटेज हैं वो सब फ्रैक्शनल वाइंडिंग में आप लिख सकते हो। ठीक है, इंटीग्रल वाइंडिंग जो फुल पिच वाइंडिंग होती है, नॉर्मली फुल पिच वाइंडिंग की जाती है जब इंटीग्रल वाइंडिंग होती है, तो फुल पिच वाइंडिंग के जो एडवांटेज वो इंटीग्रल वाइंडिंग के एडवांटेज, अगर जो डिसएडवांटेज वो इंटीग्रल वाइंडिंग के सेम हो जाएंगे। ठीक है, तो अब अपन एक वाइंडिंग डिजाइन करना सीखेंगे इंडक्शन मोटर की। जैसे क्वेश्चन है ड्रॉ द डेवलप्ड वाइंडिंग डायग्राम ऑफ ए 3 फेज इंडक्शन मोटर विद 24 स्लॉट्स 12 कोइल्स 4 पोल फुल पिच लैप वाइंडिंग। ठीक है, तो ये शब्द आया लैप, ये नया शब्द है अपने लिए। तो लैप और वेव मेनली 2 टाइप से अपन वाइंडिंग करते हैं। जो डिस्ट्रीब्यूटेड वाइंडिंग होती है लैप वाइंडिंग करते हैं या फिर वेव वाइंडिंग। एक कंसंट्रेटेड वाइंडिंग और होती है। ठीक है, वो नॉर्मली पूछी नहीं जाती है एग्जाम में और करते भी बहुत कम है, छोटी मशीनों में करते हैं। तो अपन लैप और वेव के बारे में देखेंगे। लैप देखो, कोयल स्टार्ट की अपन ने, ये एक कोयल हो गई। ठीक है, चाहे मैं इसको टच कर दूँ ना करूँ तो भी आप इसको मान लो कि टच है। ठीक है, अब इसको मैं वापस, ये 1 नंबर स्लॉट में था, ये मान लो कोई भी स्लॉट है, जैसे 7 नंबर स्लॉट में था, ये वापस आएगी। ठीक है, ये हो गई, ये वापस आई और ये कोयल को अपने इसने ख़त्म किया अपने आप को। ठीक है, ये 7 नंबर को 8 नंबर और ये 2 नंबर। तो ये तो है लैप कि इसने एक पोल के अंडर काम अपना हाथ के हाथ वहीं की वहीं निपटाया। इस तरीके से जो चलेगी उसको तो बोलते हैं लैप। और वेव के अंदर देखो क्या होगा, वेव क्या करेगी, वेव वाइंडिंग में वेव की तरह चलेगी। ठीक है, ये यहाँ तक आ गई, अब ये वापस यहाँ नहीं जाएगी, ये वापस नेक्स्ट पोल के पास जाएगी, फिर वापस लौट के आएगी, फिर वापस लौट के आएगी, तब दोबारा से यहाँ से स्टार्ट करेगी। ठीक है, इस तरीके से चलने वाली जो वाइंडिंग है उसको बोलते हैं अपन वेव वाइंडिंग। ये होगी अपनी वेव वाइंडिंग और ये होती है अपनी लैप वाइंडिंग। जहां करंट रेटिंग को हाई रखना है, करंट रेटिंग को ज़्यादा रखना है, वहाँ अपन करते हैं लैप वाइंडिंग को। ठीक है, जो हैवी मोटर होती है जहाँ करंट रेटिंग हाई होती है वहाँ लैप वाइंडिंग की जाती है, और जहाँ वोल्टेज रेटिंग को हाई रखना है अर्थात करंट रेटिंग को लो रखना है वहाँ पर कौन सी वाइंडिंग की जाएगी, वेव वाइंडिंग। लैप वाइंडिंग के अंदर पैरेलल पाथ अधिक होते हैं, पैरेलल पाथ नंबर ऑफ पोल्स के बराबर होते हैं, पैरेलल पाथ अधिक होते हैं। तो पैरेलल पाथ अधिक होंगे तो करंट रेटिंग हाई हो जाएगी। देखो करंट डिवाइड किस में होती है, पैरेलल पाथ में। तो जैसे इसमें से 2 एम्पियर, इसमें से 2 एम्पियर, इसमें से 2 एम्पियर, टोटल कितने हो गए, 6 एम्पियर। ठीक है, एक और लगा, 3 पोल तो हो ही नहीं सकते, तो 4 होंगे पैरेलल पाथ कम से कम। तो 2, 2, 4, 2, 6 और 2, 8 एम्पियर होगी। ठीक है, लेकिन वेव के अंदर सिर्फ 2 ही पैरेलल पाथ बनते हैं।
सिर्फ 2 ही, तो इससे 2 एम्पियर गई, इससे 2 एम्पियर गई, टोटल कितनी एम्पियर निकल गई? 4 एम्पियर। तो इसमें करंट रेटिंग अधिक होगी और इसमें करंट रेटिंग कम होती है। बनाने का तरीका ये है कि ये एक काम को वहीं की वहीं कंप्लीट करेगी, अपने एक फेज को यहीं निपटाएगी, ठीक है, फिर आगे के पोल के पास आएगी। ये क्या करती है, इस वाइंडिंग में क्या होगा कि एक टर्न, एक कोइल कंप्लीट हुई नेक्स्ट पोल के पास में, यहाँ पर अपनी एक कोइल कंप्लीट की नेक्स्ट पोल के पास में, फिर जो इसका स्लोट, इससे का स्लोट बचा है आर फेज का, वो दोबारा से यहाँ से स्टार्ट होगा और फिर ऐसे चलेगी। तो ये होती है वेव वाइंडिंग, ये होती है लैप वाइंडिंग, ठीक है। तो अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन, जो भी क्वेश्चन मैंने बताया है उस क्वेश्चन के डेटा लिखते हैं और उस क्वेश्चन को सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। ये देखो क्वेश्चन है 3 फेज इंडक्शन मोटर विद 24 स्लॉट्स, 4 पोल, फुल पिच वाइंडिंग बनानी है, सिंगल लेयर वाइंडिंग बनानी है और लैप वाइंडिंग को डिजाइन करना है, ठीक है। तो इसके लिए पहले कंप्लीट प्रिपरेशन करते हैं कि इसमें अपने को क्या क्या चाहिए और उसको कैसे कैसे कर सकते हैं। तो देखो कैलकुलेशन कर लेते हैं। पोल पिच निकालनी है, तो स्लॉट अपने पास 24 हैं, पोल 4 हैं, तो एक पोल के हिस्से 6 स्लॉट आएंगे, तो यही पोल पिच होगी, जिसको 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल भी कह सकते हैं, दोनों एक बात है। तो 6 स्लॉट में 180 डिग्री, तो एक स्लॉट में कितना एंगल निकल के आएगा? 180 डिग्री डिवाइड बाई 6 अर्थात 30 डिग्री। तो एक स्लॉट का जो एंगल है वो 30 डिग्री हो गया, जिसको बोलते हैं स्लॉट एंगल। तो एक स्लॉट का एंगल निकल के आ गया 30 डिग्री, ठीक है। फुल पिच वाइंडिंग है, जैसे कि अपने क्वेश्चन में कहा है कि फुल पिच वाइंडिंग डिजाइन करनी है, तो फुल पिच वाइंडिंग होगी तो कोइल स्पान जो है या कहीं कोइल पिच है जो, वो किसके बराबर होगी? पोल पिच के। और पोल पिच कितने डिग्री इलेक्ट्रिकल होती है? 180 डिग्री इलेक्ट्रिकल कहें, या फिर इस केस में 6 स्लॉट के बराबर, ठीक है। वाई बी ये क्या होता है? बैक पिच होती है, कि बैक साइड के अंदर जिधर वो अपना मोटर का फैन लगा होता है ना कूलिंग के लिए, उस साइड में कोइल साइड को कहाँ से कहाँ कनेक्ट करना है, ठीक है ना, उसको बोलते हैं बैक पिच। और वो किसके बराबर होती है? कोइल स्पान के, ठीक है, या कोइल पिच के। तो वो क्या है यहाँ पर? 6 स्लॉट, अर्थात पीछे की साइड में जो कनेक्ट करेंगे वो 6 स्लॉट छोड़ के करेंगे। अर्थात जैसे एक किसी कोइल की एक कोइल साइड को 1 नंबर में डाला, तो पीछे की साइड में, बैक साइड में, उसकी दूसरी कोइल साइड को कहाँ कनेक्ट किया जाएगा? तो 6 + 1 अर्थात 7 नंबर पर उसको कनेक्ट किया जाएगा पीछे की साइड में। तो वो होती है बैक पिच। फ्रंट पिच क्या होती है? बैक पिच -1। तो बैक पिच क्या है? 6 - 1 तो 5। ये फ्रंट साइड क्या है? फ्रंट साइड के कनेक्शन को बताती है, अर्थात जिधर पुली लगी होती है उस साइड के आगे वाले कनेक्शन को बताती है, वो 5 है ना। तो जैसे अपन 7 नंबर से वापस आएंगे तो कहाँ आएंगे? 7 में से 5 घटाओ 2 नंबर स्लॉट के अंदर जाएंगे, ठीक है ना। तो ये भी बताने वाले हैं नेक्स्ट आगे कि ये किस तरीके से करेंगे। 3 फेज वाइंडिंग है, 3 फेज तो आर फेज हो गया, वाई फेज हो गया और बी फेज हो गया। आर फेज को मान लो 1 नंबर स्लॉट में डाला, तो वाई फेज कहाँ से स्टार्ट होगा? 120 डिग्री छोड़कर, 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल छोड़कर। तो अपन 120 डिग्री इलेक्ट्रिकल कैसे छोड़ें? नंबर ऑफ स्लॉट के टर्म्स में छोड़ेंगे। एक स्लॉट का एंगल अभी निकाला था, देखो 30 डिग्री, देखो स्लॉट एंगल ऐसे निकालते हैं, 180 डिग्री डिवाइड बाई 6 कर दिया, क्योंकि यहाँ एक पोल पिच में 6 स्लॉट आ रहे हैं, तो इसलिए 6 से डिवाइड कर दिया तो 30 डिग्री आया। तो 120 में कितने स्लॉट हुए? तो 120/30 कर दो, 4 स्लॉट्स आए, अर्थात 4 स्लॉट्स छोड़ने हैं। तो आर को यदि 1 नंबर में डाल देंगे तो वाई को डालेंगे 4 + 1, 4 यहाँ से आ गया, तो 4 + 1 तो 5 में, और बी को 120 डिग्री फिर छोड़ दो, 120 डिग्री का मतलब 4 स्लॉट, तो 5 में 4 और ऐड कर दो, तो 5 + 4 अर्थात 9 से। तो आर फेज को स्टार्ट करेंगे 1 नंबर से, वाई को स्टार्ट करेंगे 5 नंबर स्लॉट से, और बी को स्टार्ट करेंगे 9 नंबर स्लॉट से, ठीक है। बैक पिच कितनी है? 6। जो कोइल स्पान होता है वही बैक पिच होती है, अर्थात पीछे का कनेक्शन 6 स्लॉट छोड़ के करना है। फ्रंट कनेक्शन कितने स्लॉट छोड़ के करना है? 5 स्लॉट। ये वाई एफ की वैल्यू है 5, ठीक है। अब कनेक्शन करना स्टार्ट करते हैं। देखो ये देखिए, टोटल नंबर ऑफ स्लॉट्स 24 मैंने बना लिए हैं, 1 2 3 4 5 और ये 24 तक बना लिए, ठीक है। आर फेज को अपने पास पोल पिच कितनी है? 6 स्लॉट, अर्थात यहाँ से लेकर और यहाँ तक एक पोल जनरेट होगा। फर्स्ट स्लॉट से लेकर और 6th स्लॉट तक एक पोल जनरेट होगा, यहाँ से यहाँ तक एक पोल बनेगा। फिर 6 से लेकर और 12 तक यहाँ से और यहाँ तक एक पोल बनेगा। फिर 12 से लेकर और 18 तक ये एक पोल बनेगा, और 18 से लेके और 24 तक यहाँ तक एक पोल बनेगा। इस तरीके से अपने 4 पोल डिजाइन होंगे, 1 2 3 4, N S N S, इस तरीके से पोल बनने वाले हैं, ठीक है। तो
फर्स्ट स्लॉट में अपन ने आर फेज को डाला, फर्स्ट स्लॉट में आर फेज को डालेंगे, तो ये देखो मैंने आर फेज को डाल दिया, ठीक है। अब ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है, मैं लिख देता हूं, ये बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। तो बैक साइड में कनेक्शन कहां होगा वो बैक पिच डिसाइड करती है, और बैक पिच अपनी कितनी है 6 स्लॉट। तो पहले में गया तो 6 + 1 करेंगे तो कितना आ गया 7, अर्थात दूसरा कंडक्टर इसका कहां जाएगा 7 नंबर स्लॉट के अंदर जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों को अपन कनेक्ट कर सकते हैं, क्लियर है। अब फ्रंट में ये कहां कनेक्ट होगा ये डिसाइड करेगी फ्रंट पिच, और फ्रंट पिच कितनी है YB, बैक पिच में से 1 घटा दो, अर्थात 6 - 1 करेंगे तो कितना आया 5। तो 7 में से है, अब 5 घटाएंगे तो कहाँ जाएंगे अपन 2 में, ठीक है ना। 7 में 5 घटाएंगे तो कहाँ आएंगे 2 में, तो यही तो लैप वाइंडिंग है। लैप में मतलब वापस बैक आते हैं अपन, ठीक है, ये गए। अब बैक में इसको जोड़ेंगे 6, तो 6 + 2 करेंगे तो कितना हो गया 8, अर्थात अब ये कंडक्टर कहाँ जाएगा 8 नंबर स्लॉट के अंदर, ठीक है। ये गया अपना 8 नंबर स्लॉट, ये गया अपना 8 नंबर स्लॉट। तो देखिए एक पोल के अंदर इसके 2 स्लॉट हिस्से आ रहे थे, वो इसने कवर कर लिए इस पोल के अंदर, देखो ये यहाँ से यहाँ तक एक पोल है, इसमें कवर कर लिया। ये दूसरे पोल के अंदर इसके पास 2 स्लॉट आ रहे थे, वो भी कवर कर लिए। अब ये नेक्स्ट में जाएगा थर्ड पोल के अंदर, अब ये दोनों स्लॉट्स यहाँ डलने वाले हैं, तो नेक्स्ट जो कनेक्शन है वो यहाँ होगा इसका, ठीक है। तो मैं इसको कहाँ कनेक्ट कर दूंगा, ये यहाँ कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब बैक साइड के अंदर अगेन वही 6 ऐड करके, तो ये अपना 13वें में है, तो 13 और 6 कितने हो गए 19, तो ये 19 में जाएगा, ठीक है। फिर 19 में से वापस 5 घटाएंगे तो कितना आया 14, तो ये फ्रंट में वापस 14 में आएगा, और बैक में वापस 14 के अंदर 6 जोड़ेंगे तो कितना आ गया 20, तो ये वापस किस में जाएगा 20 में जाएगा। और इस तरीके से ये एक फेज की वाइंडिंग कंप्लीट होगी। इसी तरीके से तीनों फेजों की वाइंडिंग कंप्लीट करने की कोशिश करें। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं इसको कंप्लीट कर दूंगा। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।